गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर पढ़ रहे थे। तो एरर का अपन ने क्या पढ़ लिया था? प्रोपोगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ लिया था, ठीक है। अब उस पर मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर बताऊंगा, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूं, ठीक है। इन्हीं ऐसे और भी क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी रहेगी। मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ टू रजिस्टर R1 एंड R2, उनकी वैल्यू दी है आर कनेक्टेड, पहला दिया इन सीरीज, दूसरा इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस विथ लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है। मतलब आपको क्या निकालनी है? सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और उसका परसेंटेज एरर निकालनी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और परसेंटेज एरर निकालनी है। तो सबसे पहले आपका इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपका R क्या हो जाता है? R1 प्लस R2, ठीक है। तो डेल्टा R क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, क्योंकि एडिशन हो रहा है तो एडिशन में आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो ये आपका जो R होगा वो हो जाएगा आपका क्या? 4 प्लस, क्वेश्चन में दिया है, मैं लिख देता हूं यहां पर R1 बराबर 4 प्लस माइनस 0.5, R2 बराबर क्या है? 16 प्लस माइनस 0.5। तो R1 कितना हो गया? 4, R2 कितना हो गया? 16। तो ये हो गया आपका 20। ये कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.5, ये हो गया आपका 1। अब आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ठीक है। अब यहां से अपन बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, यानी आपका 5%, ठीक है। तो अगर आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को एरर के फॉर्म में लिखें तो आपका क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस माइनस 5% एरर, परसेंट में लिखा है, ठीक है, 5 नहीं है, 5% एरर हो गया। तो ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए आपका R कितना होता है? तो R बराबर होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ये एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। कितनी क्वांटिटी का? 3। सर 2 है, नहीं 3 है। कौन कौन सी? एक ये रही और ये एक तीसरी हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा, किसके लिए? R1 के लिए, ठीक है। तो डेल्टा R अपॉन R परसेंटेज बराबर डेल्टा R1 अपॉन R1 परसेंटेज प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 परसेंटेज प्लस ये तीसरा क्वांटिटी हो जाएगी, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 किसमें? परसेंटेज में। तो पहले इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 20, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 20, ये 5। ये आपका क्या हो जाएगा? मैं डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये हो जाएगा 3.2 ओम, ठीक है। अब इसको नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं ये हटा देता हूं, ऊपर का क्वेश्चन हटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देना। अब आपका क्या हो जाएगा? परसेंटेज में ये डेल्टा R अपॉन R परसेंटेज चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0.5/4 इंटू 100 प्लस 0.5/16 इंटू 100, ठीक है, प्लस ये कितना था? 1/20 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका? 50/4। तो 50/4 क्या हो जाएगा? 1 कितना बचा? 110, 2.5, 12.5 प्लस
ये कितना हो जाएगा आपका 50/16, मतलब इसमें 4 से और डिवाइड कर दो तो 3.125 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 1/20। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 15 5 20। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 20.625% एरर। ठीक है, अच्छा ये डेल्टा आर नहीं, डेल्टा आर बाय आर परसेंटेज है। अगर डेल्टा आर निकालना होगा, मान के चलो निकालना है, तो डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको परसेंटेज से हटा दो तो क्या हो जाएगा 0.20625। ये डेल्टा आर परसेंटेज से हटाना है तो 100 हटा देंगे या 100 से डिवाइड करोगे इनटू 3.2। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसको 0.2 ही मान लो अप्रोक्सीमेट, और ये हो जाएगा 3.2, तो ये हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.64 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आर बराबर मतलब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो 3.2 प्लस माइनस परसेंटेज में लिखना है 20.625%। ठीक है, और अगर वैसे लिखना है तो R बराबर 3.2 प्लस माइनस 0.64 ओम, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि आपको एब्सोल्यूट एरर दी हो और रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर पूछ ली जाए, या आपका परसेंटेज और रिलेटिव एरर दी हो और आपकी एब्सोल्यूट एरर पूछ ली जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कई बार आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाता है जिसमें आपको डेल्टा R1 और डेल्टा R2 निकालना पड़ता है, दिया नहीं रहता है। तो उसके लिए मैंने बताया था रैंडम एरर से ट्रू वैल्यू निकालेंगे। फिर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मॉड ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अब फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है x, उसका ये फॉर्मूला दिया है। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी और सी और डी की परसेंटेज एरर है वो कितनी आपकी 1 3 2 4 रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछिए, तो आपको क्या दिया है, डेल्टा ए बाय ए परसेंटेज एरर दिया है कितना 1। ठीक है, डेल्टा बी बाय बी का परसेंटेज एरर दिया है कितना 3। ठीक है, ये परसेंट में दिया है। डेल्टा सी बाय सी परसेंटेज एरर दिया है कितना 2%, और डेल्टा डी बाय डी परसेंटेज एरर दिया है कितना 4%। क्वांटिटी क्या है, x बराबर ए क्यू बी स्क्वायर डी अपॉन सी की पावर 1/2। तो डेल्टा x अपॉन x परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, 3 सामने आएगा, डेल्टा a अपॉन a परसेंटेज एरर, प्लस 2 सामने आ जाएगा, डेल्टा b अपॉन b परसेंटेज एरर, प्लस इसकी पावर कुछ नहीं 1 सामने आ जाएगा, डेल्टा d अपॉन d परसेंटेज एरर, प्लस ये 1/2 सामने आ जाएगा, डेल्टा c अपॉन c परसेंटेज एरर। तो यहां से डेल्टा x अपॉन x परसेंटेज एरर बराबर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डी कितना है 4 प्लस 1/2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 13 और 14। तो आपका क्वांटिटी का जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना हो जाएगा 14% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14% मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जगह पूछे जा सकते हैं, आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, स्कूल में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कर लेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर।
सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे तो केमिस्ट्री में ये आपको बताया जा चुका है सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, वो यहां पर भी आप देख लो। फटाफट बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट including uncertain digit in given number is known as significant figure। ठीक है, यानी अगर आपने कोई मेजरमेंट किया है, कोई फिजिकल क्वांटिटी निकाली है, ठीक है, उसमें आपके जितने भी डिजिट होते हैं इंक्लूडिंग अनसर्टेन मतलब जो लास्ट वाला डिजिट आता है जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो उस अनसर्टेन डिजिट को मिलाकर जितने टोटल डिजिट होते हैं उसको सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं रूल्स for determining significant figure। ठीक है, फर्स्ट आपका आएगा ऑल नॉन जीरो डिजिट। इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं केमिस्ट्री में, तो इनको आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, बस मैं फॉर्मेलिटी यहाँ पर पूरी कर रहा हूँ कि भाई आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने सिग्निफिकेंट छुड़वा दिया तो फिजिक्स में है नहीं, क्या है, और वैसा ही इंपोर्टेंस रखता है जितना केमिस्ट्री में रखता है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो किसकी तरह काउंट होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट होते हैं। सेकंड, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मतलब जो भी नॉन जीरो डिजिट आते हैं किसके, सॉरी जीरोस आते हैं किसके बीच में? नॉन जीरो डिजिट के बीच में, उनको भी आप सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट करते हो। एग्जांपल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जैसे अगर 1 2 3 लिखा है तो ये तीनों काउंट होंगे क्योंकि नॉन जीरो है। अगर मैंने आपका 105 लिखा है तो ये भी काउंट होगा, जीरो भी काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो के बीच में है। अगला आता है आपका थर्ड, all the zeros before non-zero digit does not count as significant figure। ठीक है, यानी आपका क्या होता है कि आपका कोई नॉन जीरो नंबर है, उससे पहले जितने जीरो है, ठीक है, मतलब पहले नॉन जीरो नहीं था, पहले आपके जीरोस थे फिर नॉन जीरो आया, तो नॉन जीरो से पहले जितने डिजिट होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे 0.0012 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? केवल 2 होंगे, इनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑल zeros does not count as significant figure if they come after non-zero number and decimal is not present। ठीक है, अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है
और नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर नॉन जीरो के बाद जीरो आता तो उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, ठीक है। ऑल जीरोस आफ्टर नॉन जीरो नंबर काउंट एज significant figure if decimal are present, ठीक है। डेसिमल है तो फिर नॉन जीरो के बाद अगर जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा, यानी 12.00 लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो डेसिमल है तो नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरो होंगे उनको अपन को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक और होता है कि काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर रहे हैं, टेबल, पेन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। और जो आपका ऑर्डर होता है, मतलब पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और रूल्स टू डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई भी ऑपरेशन हो वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंग आता, मतलब जो आंसर आता है वो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या होते हैं, पहला इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी आंसर शुड contain least number of digit after decimal। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करना है, आफ्टर डेसिमल। कंटेन्ड इन आइदर क्वांटिटी, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर बाद में काउंट करेंगे, पहले क्वांटिटी को ऐड करने से पहले क्या देखेंगे कि उन क्वांटिटी में डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट है, तो जो आंसर आएगा केवल उतने ही डिजिट में आएगा। जैसे मैं ऐड करता हूं 2.561 और 12.36 और आपका 130.5, तो आपको क्या करना है, डेसिमल इनको पहले तो ऐड कर लो, तो 1 2, ठीक है, 8 5 13 और 1 14, ठीक है, 4 5 4 1, ये आंसर आया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे ज्यादा करेक्ट कौन सा है सर, यही है ज्यादा करेक्ट, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये रूल क्या बोलता है, डेसिमल के बाद केवल उतने ही डिजिट होंगे जितने लीस्ट डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद। तो इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 3, ये 2, इसमें 1, तो आंसर में भी 1 डिजिट होगा, तो इसको रखना है, बाकी को हटाना है। तो राउंडिंग ऑफ का रूल लगा देंगे। राउंडिंग ऑफ का क्या होता है, जिसको रखना है उसके बाद वाले डिजिट को देखते हैं, अगर वो 5 से कम है तो एज इट इज रख लेंगे, 5 से ज्यादा होता तो 1 बढ़ा देते, 5 होता और उसके बाद कोई नंबर होता तो भी 1 बढ़ा देते, और एग्जैक्ट 5 होता और बाद में 0 0 होते तो फिर देखते कि ये इवन है कि ऑड। इवन है तो एज इट इज, ऑड होता तो 1 बढ़ा देते। तो ये क्या है, 5 से कम है, आंसर आपको हो जाएगा 145.4। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने, 4 सिग्निफिकेंट। इनसे कोई लेना देना नहीं है, इस डिजिट के बाद फिर जो एडिशन का रिजल्ट आता है उससे सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जाता है। ऐसे ही आपका किसमें किया जाता है, सब्ट्रैक्शन में किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा जो रूल होता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू और मोर quantity the result contain least number of significant figure in either क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, ठीक है, या डिवीजन कर रहा हूं, ठीक है, या कंबाइंड ऑपरेशन कर रहा हूं, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा उसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जो किसी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे अगर मैं लिखता हूं 6 आपका एक बॉडी है जिसका मास कितना है 25 kg, वो मूव कर रही है आपका 2.51 वेलोसिटी से मूव कर रही। ठीक है, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। मोमेंटम पूछा है तो P बराबर क्या होगा mv, मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 2.51। ठीक है, क्या होगा 25 की 5 हासिल किया 2 25 125 और 2 127 25 दूनी 50 50 और 12 62 डेसिमल कम। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बिल्कुल ये नहीं होगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, तो आंसर में भी केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी 62 भी नहीं होगा क्योंकि ये हटाना है। तो ये देखेंगे कि इसके बाद वाला जो हटाना है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सिग्निफिकेंट फिगर का यूज होता है आपका पूरी फिजिक्स में, यानी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दिया होता है, लेकिन वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि वहां पर सिग्निफिकेंट रूल लगता है। तो कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन या केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई भी ऑपरेशन करने के बाद भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर का रूल आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। अब अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो आपकी अलग अलग चीज के मेजरमेंट के लिए कई सारे इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। जनरली जो ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड अपन यूज करते हैं वो आपके डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले आता है ट्रायंगुलेशन मेथड। ठीक है, ये आपका होता है हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें फर्स्ट आएगा टू मेजर हाइट ऑफ असेसिबल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तक पहुंचा जा सकता है उसकी हाइट आपको मेजर करनी है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हाइट, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये h, ये आपका क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप अच्छे से जानते हो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है h/x। आपको h निकालना है तो h बराबर x tan थीटा। ठीक है, तो ये आपका मेजरमेंट हो जाता है। सेकंड आपका आता है टू मेजर HEIGHT हाइट ऑफ इन
असेसिबल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस तक हम पहुंच ही नहीं सकते उस ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी। मान के चलो यहाँ पर एक नदी है जिसकी चौड़ाई कितनी है, x है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी, मेरे को इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया θ1, ठीक है। ये यहां से मैं क्या करूंगा, d डिस्टेंस पर और आऊंगा, ये d डिस्टेंस पे आया तो ये आपका एंगल हो गया θ2, ठीक है। अब मेरे को h निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये θ1 हो गया, ये θ2। कई लोग इसको θ1 ले लेते हैं और इसको θ2 ले लेते हैं, तो ऐसा ले लो, चलो ठीक है। तो cot θ1 बराबर, या इसको θ1 ही लो, जैसा आपको लेना है वैसा ले लो, उस टर्म में आएगा। cot θ1 बराबर क्या हो जाएगा, h/x, ठीक है। cot θ2 बराबर h/x नहीं, x/h, बेस अपॉन हाइट। cot θ2 बराबर d प्लस x/h, ठीक है। ये मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, ठीक है। किसमें से, इसमें से इसको, क्योंकि x भी मेरे को नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot θ2 माइनस cot θ1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसमें से ये बेस सेम है तो h आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा d प्लस x माइनस x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो cot θ2 माइनस cot θ1 बराबर d अपॉन h, h निकालना तो h बराबर d अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1, ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट है, हमको x पता नहीं था, इसलिए हमने इस फॉर्म में उसको h को निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड का एक है, ठीक है। दूसरा आता है रिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा आता है रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। क्या होता है, ये यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से ये सोर्स है, यहां से मेरे को इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक वेव, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे वो आपका साउंड वेव हो, चाहे आपका वो लाइट वेव हो, ठीक है, उसको मैं भेजूंगा और उसका यहां पर वापस आने का टाइम नोट करूंगा। तो ये डिस्टेंस मान लो x हो गया, तो आपकी वेलोसिटी अगर क्या हो जाएगी, c हो जाएगी या v हो जाएगी, तो आपको टाइम कितना लगेगा, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा c इंटू टी और v इंटू टी। तो x बराबर क्या हो जाएगा सी टी अपॉन 2 हो जाएगा। ये किस किस में यूज होता है, सबसे पहले ये आपका यूज होता है किसमें, आपका रडार में यूज होता है, किसमें, इन रडार, ठीक है। तो रडार में कौन सा वेव भेजते हैं, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की स्पीड जो होती है वो भी लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है, ठीक है। इन दिस माइक्रोवेव आर transmitted by source and distance of object is given by x बराबर c इंटू टी बाई 2। c क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। t क्या हो जाएगा टाइम टू रिसीव माइक्रोवेव एट ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर पर ही आपकी माइक्रोवेव कितनी देर में रिसीव होती है, वो टी आपका क्या हो जाएगा
टाइम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक इसका यूज अपन किसमें कर सकते हैं, सोनार में कर सकते हैं। किसमें यूज कर सकते हैं, सोनार में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेजर मेथड में भी ये यूज होता है, तो सेकंड लिखेंगे इन लेजर मेथड, ठीक है। तो लेजर मेथड में क्या करते हैं अपन, आपका एक बीम ऑफ लेजर अपन किसी ऑब्जेक्ट पे डालते हैं, तो लेजर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो भी आपकी क्या होती है, c होती है। तो उसमें भी जो डिस्टेंस आएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ct/2। तो c वही क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, t टाइम 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लेजर लाइट, ठीक है। लेजर का फॉर्म आप अच्छे से जानते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तीसरा आपका आता है इसमें सोनार मेथड। सोनार में आपका लाइट का यूज नहीं किया जाता, वो समुद्र की गहराई या समुद्र के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। वहां पर रेडियो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v × t/2, वेयर v इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड। सोनार में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड यूज किया जाता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, अल्ट्रा साउंड। और टी टाइम टू हियर इको ऑफ साउंड, ठीक है। ये आपका सोनार से भी अपन क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट हो गए। अभी इसमें एक मेथड बचा है, कौन सा, पैरालेक्स बचा है। तो पैरालेक्स, उसके साथ आपका बचा है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो पैरालेक्स और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगा, तो वहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीजें भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ये चैप्टर अपन खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।